गुड मॉर्निंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मेरी? दिखाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को? देखो कमेंट का। चलिए, मैंने आप लोगों के कमेंट का इंतजार है। जैसे ही आप लोगों के कमेंट आने लगेंगे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारी बातें करनी है क्लास स्टार्ट होने से पहले भी। वैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम तो आपको पता ही चल गया। वैसे जो हमारा यूट्यूब सेशन था उसमें भी मैंने आपको बताया था। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर क्या होगा, आई थिंक वो आप सबको पता है। बट पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बातें बहुत सारी है जो करेंगे हम, है ना? बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है। तो सबसे पहले तो फिर से मैं आपको बता दूं, मैं के सर, मैं फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का जो जेई का कोर्स है वो हम यहाँ पर करेंगे। और उसमें ये लाइन वैसे तो बहुत बार बोली जा चुकी है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सारे चैप्टर जो कि जेई के सिलेबस में है वो हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? प्रॉपर होमवर्क मिलेगा, प्रॉपर होमवर्क का डिस्कशन होगा, टेस्ट पेपर्स होंगे, जो वो सब कुछ होगा जो आपको अपनी रैंक के लिए चाहिए। ठीक है ना? तो वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए सबसे पहले तो, कि आपको क्या क्या करना है वो हर क्लास में मैं बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुझे पता है कि सर ये कब मिलेगा, ये होगा, ये नहीं होगा, टेस्ट कब होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, बुक करनी है या नहीं करनी है। देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। इन सब का आंसर मेरे पास है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं आज ही आपको ईयर लॉन्ग प्लानिंग बता दूं। अगर बता भी दूंगा ईयर लॉन्ग प्लानिंग तो आप 5 दिन में भूल जाओगे। ईयर लॉन्ग प्लानिंग सब कुछ तैयार है। बट आपको केवल इतना सा देखना है कि सर ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ाया, यानी मैंने आज के लेक्चर में क्या पढ़ाया, वो अच्छी तरह से समझना है। और उस लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क क्या दिया है, वो होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास के बाद क्या होगा, फिर अलग से फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास के बाद क्या करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट कब होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट होने से पहले, टेस्ट होने से पहले आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट कब होने वाला है। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो सब कुछ प्लान बना हुआ है, आपको बस उसको फॉलो करना है। आपको ये फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको केवल इतना देखना है कि आज सर ने क्या पढ़ाया, सर ने होमवर्क क्या दिया, और नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे को वो होमवर्क करके आना है। उस होमवर्क में जो भी मुझे डाउट है वो मुझे आपसे पूछना है। खत्म भाई। अगर मैंने किसी बुक का नाम बोला है तो आपको बुक करनी है, मैंने बुक का नाम नहीं बोला तो आपको बुक नहीं करनी है। लेकिन होता क्या है, देखो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वैसे तो मैं सबका जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है। तो चलो इसमें एक एक चीज क्लियर कर देते हैं। जो मटेरियल मैं आपको दूंगा, एक पूरी हर चैप्टर की एक शीट में आपको दूंगा। शीट में एक्सरसाइज 1 2 3 4 4 एक्सरसाइजेस हैं। उस शीट में 4 एक्सरसाइजेस हैं। एवरेज हर शीट में अगर आप देखोगे तो किसी में 150, किसी में 200, तो किसी में 250 क्वेश्चन भी है। और ऐसी टोटल में आपको अराउंड 14 शीट्स दूंगा। 14 शीट्स दूंगा, यानी आप सोच काउंट कर सकते हो। इनमें बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है। एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है, पिछले सालों के जेई मेंस के पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन है, पिछले सालों के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन है। इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी बुक को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मन करे तो कभी किसी बुक को देखना, तो आप खुद उस बुक को छोड़ दोगे कि सर आपकी शीट बहुत बढ़िया है। इवन इसमें मैं आपको बता दूं, जो एक्सरसाइज 1 है इस शीट का, अगर आप पूछोगे सबसे बड़ा पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज 1, सबसे बड़ी यूएसपी जो है, उस एक्सरसाइज 1 में मैंने सब टॉपिक के अकॉर्डिंग हर सब टॉपिक पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिन्हें मैं बोलता हूं डीपीपीज। यानी एक्सरसाइज 1 में किसी में 8 डीपीपी है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 14 है। हर लेक्चर के बाद में आपको उन डीपीपीज में से क्वेश्चन दूंगा। उन डीपीपीज में से क्वेश्चन दूंगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इफ अगर आपको चाहते हैं एक्सरसाइज 1 2 3 4, अगर ये सब आप करते हो, सब आप करते हो, ढंग से कर लेते हो, तो भाई आप टॉप 10 में भी रैंक ला सकते हो, टॉप 100 में भी ला सकते हो। क्योंकि ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि टॉपर्स भी इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, इससे कम ही करते हैं। टॉपर्स भी इसके अलावा कुछ नहीं करते, इससे कम ही करते हैं। तो इसलिए आज के बाद, हाँ, आपको ये नहीं पूछना है कि कौन सी बुक करें, बस आपके पास एक एनसीईआरटी होनी चाहिए। एक एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, वो भी कब पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? ये समझ में आ गई? तो बुक वाला पार्ट जो है ये तो हो गया सॉल्व। सबसे पहले तो कोई कंफ्यूजन नहीं। शीट में आपको दूंगा, मटेरियल में आपको दूंगा, उसमें कब क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी? शीट आपको कैसे मिलेगी, मटेरियल कैसे मिलेगा, तो जो आपका ऐप है उसमें आप ऊपर 3 कॉलम देख, उसमें आप देखते हो ऊपर लिखा होता है क्लासेस, उसके बाद एक होता है मटेरियल वाला सेक्शन, होता है पीडीएफ वाला सेक्शन, होता है क्लास, उसी के अंदर आपको शीट्स भी मिलेगी। शीट्स भी मिलेगी। ठीक है? तो वहीं से आपको मिल जाएगा और आपको देख के होमवर्क करना है और नेक्स्ट क्लास में वो पूछना है। अब बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं आना चाहिए ना थ्योरी के लिए। अच्छा, थ्योरी की बात करें तो बहुत सारी जनता पूछती है कि सर थ्योरी के लिए कोई बुक पढ़नी है, तो देखो थ्योरी के लिए मैं आपको बहुत फ्रेंकली बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री की कोई भी थ्योरी वाली बुक मार्केट में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी थ्योरी अच्छी हो तो आपको रेगुलर क्लासेस ही करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्लासेस करोगे तभी थ्योरी क्लियर होगी, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, मार्केट में बुक्स बहुत सारी है, कुछ थ्योरी बुक्स है जो कि बहुत एडवांस लेवल की है, जो कि आपके जेई के सिलेबस के भी बाहर है। बाकी जो बुक्स है उसमें क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको शीट में दे चुका हूँ। ठीक है? उसमें सब है बेटा। एक्सरसाइज 1 2 3 4, एक्सरसाइज 3 में जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज है, एक्सरसाइज 4 में जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज है, एक्सरसाइज 1 जो है वो बहुत ही बेसिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 में हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है? तो अब ये इससे रिलेटेड बात हो गई। ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो क्लास में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 3 रजिस्टर्स बनाने हैं। कितने रजिस्टर बनाने हैं? 3 रजिस्टर, 1 2 एंड 3। अब इन 3 रजिस्टर्स का काम क्या है? पहला रजिस्टर, जब आप क्लास में पढ़ते हो तो साथ साथ में नोट्स बनाओ, होमवर्क, सॉरी क्लास वर्क जो होता है उसका एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। देखो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ते वक्त नोट्स बनाने की। उससे क्या फायदा मिलता है कि आपका फोकस लेवल बढ़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते हैं कि सर मैं पहले सुन लेता हूं, आप जो कह रहे हो क्लास खत्म होने के बाद नोट्स बनूंगा।
तो देखो इसमें दो प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम क्या है, एक तो क्लास खत्म होने के बाद आपके पास वापस इतना 1.5 घंटे का टाइम नहीं होता कि फिर आप नोट्स बनाओ, लेक्चर देखिए, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, एक बड़ा इशू ये है। दूसरा, अगर आप क्लास में सुन रहे हो और लिख नहीं रहे हो तो आपका फोकस इतना अच्छा नहीं होता है। सुनो और लिखो, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, ज्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ, इसमें कुछ बातें हो सकता है आप लिख नहीं पाओ, सुन तो ली लेकिन आप मिस कर गए, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो सब कुछ बोला जा रहा है सब लिखो, ठीक है, आपने सुना बहुत कुछ लेकिन 70-80% आप लिख पाए, 10-20% नहीं लिख पाए, वो क्लास खत्म होने के बाद आप लिख सकते हो। वो क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको मिलती है, उसमें से देख के लिख सकते हो, वो कोई बड़ी, बट मेजर पार्ट जो है वो नोट्स का आपके आ जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, रजिस्टर एक क्लास नोट्स का, दूसरा रजिस्टर आपके पास होगा जो होमवर्क का रजिस्टर होगा, जो शीट में आपको दूंगा, उसमें जो क्वेश्चन दूंगा उसके सॉल्यूशन आप उसी में बनाओगे। ये नहीं कि सर मैंने तो रफ में बना दिया, रफ का तो पता नहीं सर, कागज से फेंक दिया है भाई, रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री होमवर्क, एक्सरसाइज 1 ऊपर 1 2, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। देखो फिजिकल में ज्यादातर क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है, हवा में नहीं होते, लिख के करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 2, हर क्वेश्चन दिखना चाहिए, 1 का सॉल्यूशन, 2 का सॉल्यूशन, 3 का सॉल्यूशन, और दूर दूर करो ताकि आपको सारी चीजें दिखे अच्छी तरह से, ठीक है ना, अच्छी तरह से दिखे आपको। ये नहीं हाँ, एक क्वेश्चन बहुत सारी जनता क्या करती है, इस कोने में क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, यहाँ जगह मिली तो यहाँ कुछ कर दिया, अरे भाई एक रजिस्टर ही ज्यादा भर जाएगा, उसमें इतना खर्चा नहीं होगा आप लोगों का। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। और तीसरा रजिस्टर किसका होगा, रिवीजन का रजिस्टर। रिवीजन का बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन रफ में करते नहीं, उसका भी रजिस्टर है। जब आप कोई चीज वापस दूसरी बार सोल्व करो उस रजिस्टर में करो। और यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँ, बहुत सारे बच्चे जैसे भी पूछ रहे हैं सर रिवीजन कब करें, देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है, आज मैंने कुछ होमवर्क दिया है, 10 दिन के बाद, 10 दिन के यानी अराउंड 10 डेज आप उसको फिर से सोल्व करो। सारे क्वेश्चंस मत करो, लेकिन देखो सभी क्वेश्चंस को, जिसमें से लगे यार ये थोड़ा मेरे को पहली बार में ज्यादा टाइम लगा था, तो उनको फिर से सोल्व करो। यानी जो भी आप पढ़ रहे हो 10 डेज, यानी आज जो पढ़ा 10 दिन के बाद आप रूल पहले करो तो बहुत अच्छी बात है, 10 का 9 हो सकता है, 10 का 12 हो सकता है, उसमें आपको उन जो भी क्वेश्चंस किए उनको फिर से करना है। यानी हर क्वेश्चन 2 बार हो जाना चाहिए कम से कम। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही है? तो रिवीजन वाला प्लान क्लियर है। 10 दिन के अंदर टाइम कम मिले, देखो टाइम की फाइट आएगी आपको, सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि आप 11th में हो तो रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलता है, ड्रॉपर में उतना नहीं मिलता क्योंकि क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन करो, आपको रिवाइज करना है 10 में से 4 क्वेश्चन कर लो, 5 कर लो, टाइम ज्यादा तो 5 कर लो, टाइम कम है तो 4 कर लो, टाइम कम है तो 3 कर लो, ऐसे चेंज कर सकते हो, बट कुछ तो रिवाइज करो। यानी 10 क्वेश्चन करने, थर्ड क्वेश्चन किया, फिफ्थ किया, नाइन्थ कर लिया, या सीक्वेंस थर्ड 6 9 ऐसे कुछ कर लो। तो ये 3 रजिस्टर आपके होने चाहिए। बात ये भी क्लियर हो गई जो आपके लिए है, आपको 3 रजिस्टर बनाने हैं, समझ गए? चलिए अब इसमें भी एक और बात मैं बता दूं, देखो आप ड्रॉपर बैच में हो, ड्रॉपर बैच में बहुत अच्छी तरह से टाइम मैनेज करोगे तभी आप अपने सारे टारगेट्स पूरे कर पाओगे। अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया ना, टाइम को ढंग से मैनेज नहीं किया कि सर मन में आता तब मैं सब्जेक्ट उठा लेता हूं, मैथ्स पढ़ रहा होता हूं, फिर मन नहीं करता तो फिजिक्स उठा लेता हूं, फिजिक्स उठा के फिर केमिस्ट्री पे पढ़ लेता हूं, ऐसे नहीं होगा। आपका उठने का, सोने का, खाना खाने का, ब्रेक का सारे टाइम फिक्स होने चाहिए, तभी आपका आउटपुट निकल के आएगा। वैसे तो देखो 24 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 24 आवर्स कम भी नहीं होते, ज्यादा भी नहीं होते, राइट? ये देखने वाले पर डिपेंड करता है, आप सही तरह से यूज करो तो बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। यहां पर मैंने क्या किया है, 24 आवर्स को, ये देखिए टाइम मैनेजमेंट दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए बहुत ढंग से देखना इस चीज को। टाइम मैनेजमेंट मैंने यहां पर अभी ये माना है कि आपकी 3 लाइव क्लासेस हो रही, कितनी लाइव क्लासेस हो रही, सब 3, 1.5 आवर की क्लास होती है, बढ़ेगी तब और बड़ी, मैंने सबका स्कोप है, सारी प्लानिंग है। प्लानिंग देखो, एक प्लानिंग से साल भर काम नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई भी मैं प्लान दूंगा तो ये नहीं कि सर साल भर ही रहेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। और जो इंजीनियर्स होते हैं ना, आप पता है इंजीनियर्स का सबसे बड़ा जो उनकी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करते हैं और बेस्ट आउटपुट निकालते हैं। डायनेमिक है भाई, दुनिया दुनिया डायनेमिक है, हर रोज नई प्रॉब्लम आती है। इंजीनियर किसी कहीं काम कर रहा है, हर रोज एक नई प्रॉब्लम आती है, बट हर रोज उसके पास उसका एक सॉल्यूशन होता है, वो इंजीनियर होता है। प्रॉब्लम नई, सॉल्यूशन भी नया होता है, इंजीनियर इसीलिए यूज होते हैं, और आपको भी वही बना। अब मैंने इसमें ये माना है कि एवरेज एक क्लास में होमवर्क जो चाहिए सेल्फ स्टडी, वो 2 आवर्स के आसपास एवरेज है, ध्यान रखना। किसी में मैथ्स में ज्यादा लगता है तो हो सकता है फिजिकल में, ऑर्गेनिक में कम भी लगे, तो 3 क्लासेस तो 6 आवर्स होमवर्क के लिए, मतलब सेल्फ स्टडी। 1.5 आवर अभी मैंने अलग से रिवीजन के लिए भी रखा हुआ है, जिसमें आप कुछ पुराना रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये मिला के होते हैं 12 आवर्स, 12 आवर्स होते हैं। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर, जैसे आपने पहले भी यूट्यूब पे कहा कि आपकी क्लासेस 3 नहीं 4 भी हो सकती है, तो फिर वहां पर थोड़ा इशू आएगा, तो ये एक्स्ट्रा 1 आवर और यहाँ रखा हुआ है, वो भी फिर आपका क्लासेस में चला जाएगा। तो कुल मिला के 12 आवर्स या 13 आवर्स इसके आसपास आपको हर दिन पढ़ना होगा। देखो सुनने में अच्छा लग रहा है, किसी को हो सकता है ज्यादा लगे, किसी को कम लगे, क्योंकि किसी को बोला था 16-17 घंटे भी नहीं पढ़ना, 16-17 घंटे बहुत क्लियरली बता दूं, मैं बिल्कुल साफ कह दूं आपको 16-17 घंटे नहीं पढ़ना है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। 13 घंटे आप कर लो, 13 साढ़े 13 घंटे बस। अच्छे अच्छे टॉपर्स को देखा हुआ है, टॉपर्स टॉप 10 वालों को देखा हुआ है 13 साढ़े 13 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते एफिशिएंसी वाइज। यानी बैठा हुआ हूं, पढ़ रहा हूं सर, बीच में 15 मिनट मोबाइल देखने पड़े, नहीं सर मैं तो 3 घंटे से पढ़ रहा। अरे भाई तुमने बीच में 4 बार तो मोबाइल देख लिया, 1-1.5 घंटा उसमें चला गया, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना क्या किया। बहुत को तो पता ही नहीं होता, मैं दिन भर पढ़ता रहता हूं। वो क्या करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, फिर आके बैठते हैं, तो नहीं सर मैं तो पढ़ रहा हूं। ये नहीं होता भैया, टेबल पर जब पढ़ रहे हो वही टाइम है, कुछ और सोच रहे हो वो भी टाइम हटा दो। तो ये इफेक्टिवली ये है। अब आपको फिर भी बहुत सारा टाइम है, अगर मैं इसको 7.5 घंटे आप सोचो स्लीपिंग के, इतना टाइम आप सोच सकते, इसमें प्लस माइनस करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.5 घंटे डेली एक्टिविटीज के, उसमें खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, रेस्ट जो भी करना चाहो करो यार। आप सोचो 7.5 और 10 11 घंटे भी आप हटा दो तो 13 घंटे मिलते हैं, 13 घंटे, बट फिक्स होना चाहिए। क्लासेस के अकॉर्डिंग आप फिक्स करो कि मुझे किस टाइम पर फिजिक्स का होमवर्क करना है, किस टाइम पर मैथ्स का होमवर्क करना है, उसमें टाइम का थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, होमवर्क ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे इस तरह से, ठीक है। अब इसमें किसी ने कुछ 1-2 कमेंट किया, किसी ने इतना बोला, आपको हो सकता है, देखो हर इंसान की अपनी अलग ओपिनियन होती है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। सो अब आपको ये देखना कि आपको किसकी ओपिनियन लेनी है, ये भी आप थोड़ा सा देखिए। मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, हर चीज बहुत सारी कंपनीज बनाती है, किसी की मोनोपोली नहीं है। ये मेरी ओपिनियन है, किसी और का अलग हो सकता है, राइट? आपको किसका मानना है वो आपको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है? तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, इसको फॉलो करें, क्योंकि जब तक हम टाइम कम करेंगे ना, तब तक हमारी एफिशिएंसी नहीं होगी। हम टाइम कम करके सोचो कि कोई सोचे मैं तो 5 घंटे में आउटपुट निकाल दूंगा, तो वो देखो पॉसिबल नहीं है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 रजिस्टर के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। सब्जेक्ट स्लॉट वाइज फिक्स करो, फिक्स सब्जेक्ट वाइज टाइम स्लॉट्स फॉर होमवर्क फॉर बेटर एफिशिएंसी, और कोशिश करो कि उसी टाइम में उसको कंप्लीट भी करें, धीरे धीरे ना करें। जैसे एग्जाम में पता होता है ना यार 3 घंटे में पेपर करना है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, फटाफट करो, गर्दन इधर से उधर नहीं दी थी, एकदम सामने देखते रहते हो, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो घर पर भी ये होमवर्क तो मुझे 2 घंटे में करना है, 2 घंटे में नहीं करूंगा तो एग्जाम वाला फील लाओ, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक टाइम बैरियर होना चाहिए यार, इतनी बजे तक करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे मैथ्स पढ़नी, उसके बाद मुझे केमिस्ट्री पढ़नी, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़नी, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़नी है या नहीं। हाँ,
किसी ने भी पूछा लिखो बेटा, सबका जवाब है, तुम जो सोच रहे हो ना उन सबका जवाब भी है। संडे शुड बी यूज फॉर टेस्ट पेपर एंड रिवीजन। संडे हर संडे तो टेस्ट नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, 3 वीक या 4 वीक के बाद आपके टेस्ट होंगे, जब जिस दिन टेस्ट हो वो टेस्ट पेपर दो। नहीं तो संडे अगर कुछ बैकलॉग है, कुछ छूट गया है, कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो संडे फ्री रखा हुआ है, वो उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो वो संडे के दिन पेपर दिया, रिवीजन किया, एनालिसिस किया, उसमें भी टाइम चला जाता है। तो ये सारा प्लान है, कोशिश करो इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्लासेस के अलावा भी फिक्स कर लो कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे फिजिक्स का होमवर्क करना है, फिर इतनी बजे से इतनी बजे तक मैथ्स का करना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक फिजिकल केमिस्ट्री का करना है। ये बेटा अशोक बेटा मैंने 15 मिनट्स ब्रेक है तो वो क्लासेस के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक मिल गया तुम्हें, करो इसमें, इसमें काउंट होगा वो। इफेक्टिवली इतने घंटे पढ़ना। शीट आपको मुझे लगता है अभी मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद, डोंट वरी, मैं भी शीट तैयार है, आपको मिल ही जाएगी, या तो ऐप में दिख गई होगी तो वो भी बात कर लेंगे। चलो ये तो बात होगी क्लियर है ना। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एक चीज बहुत क्लियरली, कमेंट बहुत आते हैं बेटा, देखो सारे कमेंट हो सकता है मैं आंसर ना दूं, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अदर देन सब्जेक्ट, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, जैसे मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो यार थ्रू आउट दी क्लास मॉल से रिलेटेड डाउट पूछो। अगर आपको लगता है कुछ और बात पूछनी मुझे कि टेस्ट कब होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, या वगैरह वगैरह शीट क्या, यार वो लास्ट के 5 मिनट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। जब लास्ट के 5 मिनट बचे हुए हो तब आप अदर देन केमिस्ट्री, अदर देन चैप्टर आप मेरे से डाउट पूछोगे, बीच में नहीं पूछोगे। उससे क्या होता है, देखो मेरा फ्लो टूट जाता है, फिर मैं कुछ और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, बीच में कोई टेस्ट कब होगा, भाई आ जाएगा, मैंने बोल दिया शीट मिल जाएगी, मिल जाएगी, नहीं मिल अगली क्लास के 5 मिनट में पूछो, गॉट इट। बीच में नहीं, आप क्लास स्टार्ट होती, कभी क्लास स्टार्ट होती कुछ ना कुछ आ जाता सब लास्ट के 5 मिनट, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हमेशा इस चीज को ध्यान रखना अच्छी तरह से, ताकि हमारा इंटरेस्ट बढ़ा है, सबका फायदा मिलेगा। इसमें क्या लास्ट के 5 मिनट से तो चलो, लास्ट के 5 मिनट में जो भी पूछना कर लिया हो गया, थ्रू आउट क्लास केवल सब्जेक्ट की बात होती है, क्योंकि आप यहाँ पर मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट पढ़ने आया, सब्जेक्ट पढ़ने आया। एक और चीज दिमाग में ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना, जितने ज्यादा डाउट्स चैप्टर से रिलेटेड पूछोगे उतना आपका फायदा होगा। अदर दिन चैप्टर डाउट पूछ लो और चैप्टर से रिलेटेड डाउट नहीं पूछ लो ना, तो ये आप कुछ गलत डायरेक्शन में हो, गलत डायरेक्शन में हो, ये भी आप ध्यान रखना। अब जैसे किसी ने सर प्लीज मेक ए सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप और X1 बैच, देखिए कोशिश तो पहले हमारी यही कि आप क्लास में, क्योंकि किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर इनमें क्या होता है कि फिर आप डिस्टर्बेंस होता है, हर कोई कमेंट करने के लिए फ्री होता है, हर कोई तो वो कुछ ना कुछ कमेंट अननेसेसरी कमेंट करता है, फिर वहां पर लगता है कि सर इस ग्रुप में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मैनेज करना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। आप पहले क्लासेस करो, क्लासेस में डाउट्स पूछो, मोस्टली आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व हो जाएगी। आप करके तो देखो पहले, तब आपको समझ में आएगा, आप डिफरेंस रियलाइज करोगे, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा लेकिन अब आप पढ़ के देखिए आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात होगी। दूसरा किसी ने पूछा मेरे को बड़ा अच्छी बात, तो ये भी फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे, ये देखिए साहब, फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस फॉर जेईई, ये सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। लेकिन इसमें मैं बता दूं कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं सीक्वेंसिंग में चेंज कर सकता हूं, स्पेशली आप लोगों के लिए बता दूं, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं होते हैं, दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इन दोनों की सीक्वेंस जो है वो मैं चेंज कर सकता हूं, वो मेरे पर डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अभी मोल से स्टार्ट करें, फिर कंसंट्रेशन टर्म आएगा, फिर उसके बाद सॉलिड गैस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, इलेक्ट्रो, लिक्विड सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सरफेस केमिस्ट्री, ये जेई मेंस और जेई एडवांस का। इसमें से भी आपको एक बात और बता दूं, 3 चैप्टर जेई मेंस में नहीं है। कौन से 3 चैप्टर, वो भी यही 2, ये जो 3 चैप्टर आप यहां देख रहे हो, 1 2 और 3, ये जेई मेंस में नहीं है, ये जेई एडवांस में है। हम करेंगे जरूर, करेंगे जरूर, ध्यान रख, ठीक है, सब कवर होगा, 100% सारी बातें इसमें कवर होगी। तो अब यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम क्या होती है बताऊं मैं बेटा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो आज किसी कारण से कोई क्लास में नहीं आता है, ठीक है, तो वो ये नहीं देख पाता कि मैं कौन से चैप्टर्स पढ़ूंगा, या देख भी लेता तो हो सकता है कि वो भूल जाते हैं कि सर ने ये बताया था, तो 10 दिन बाद सर आप कौन से चैप्टर्स पढ़ाओगे, तो भाई अब इसका जवाब मैं बार बार नहीं दे सकता ना, नहीं बार बार दूंगा तो आप में से बहुतों का टाइम भी खराब होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं, पहली मेरा ये जो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से देखें कि हाँ क्या पढ़ने वाले हैं। फिर से मैं बोलूंगा कुछ चैप्टर्स की सीक्वेंस चेंज हो सकती है, ओवरऑल सीक्वेंसिंग ये है, जो हम करने वाले हैं ये सारे चैप्टर्स कवर्ड हो जाएंगे, आपके पता चल जाएगा, ठीक है। आपको सबका इसका पीडीएफ मिलेगा बेटा, पीडीएफ मिलेगा, उसमें से सब मिल जाएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट मत लो, पीडीएफ मिलेगा, उसका सब पता चल जाएगा। चलो ये तो बातें हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपको एक और कुछ इंटरेस्टिंग, मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स है, एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ, मेरे को ये बड़ा शानदार लगता है। एक लाइन में बोलता हूँ यहाँ पर, अच्छी बातें, अच्छी बुक्स, अच्छे इंसान, अच्छे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा टाइम से समझ में आते हैं, टाइम लगता है भाई उसमें। बहुत बार ऐसा हो सकता है मैं जो पढ़ाता हूँ, अप्रोच जो मेरी होती है ना वो इस तरह की होती है कि वो अप्रोच हमें चेंज ना करनी पड़े, कॉन्सेप्ट जो है ऐसे बिल्डअप करो कि वो थ्रू आउट की चैप्टर लगे। कभी कभी क्या होता है शॉर्टकट्स बहुत सारे हम लगाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट्स देखो बेटा क्या होता है ना, एक क्वेश्चन में लगा, दूसरे में नहीं लगा, तो दूसरे में लगा कौन सा लगा, फिर तीसरे में लगा कौन सा लगा, फिर लगता है इतने सारे कॉन्सेप्ट में तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कब किसमें कौन सा लगाना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते कभी कभी, वो बड़े प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट्स करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ करना वो भी पता होना चाहिए, कहाँ यूज करना वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होना चाहिए। समझ में आया मेरी बात? सचिन कह रहा सर एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे बेटा, चलने तो क्या है। नहीं अच्छा ये फोटोग्राफ समझ में आया तुम्हें? आंसर सिंपल बट रॉन्ग, कॉम्प्लेक्स बट राइट। तरीका थोड़ा पाथ उसका टफ है, ज्यादा लोग इस तरफ नहीं जाते, ज्यादा लोग इधर जाते हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका एक बताता हूँ, अगर आपकी बात करो तो आजकल ऑनलाइन में तो बड़ा फेमस होता है वन शॉट। सर वन शॉट देख लो काम हो जाएगा, समझ जाओ तो मेरी बात को, मैं लिख के देता हूँ। वन शॉट देखने से टाइम खराब होता है, कोई फायदा नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं मिलता, टाइम खराब। ये अच्छी तरह से ध्यान रख लो। अरे जेई में रैंक लानी है अगर आपको, तो मैं एक और चीज बोलता हूँ, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट है मेरा, क्या है ट्रिपल आर? मूवी नहीं, बट हाँ ट्रिपल आर मतलब रेगुलर क्लासेस, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर रिवीजन, ये आपको करना पड़ेगा। देखो रेगुलरली क्लासेस, हर क्लास में लाइव हो, ये नहीं सर मैं रिकॉर्डेड देख लूँ कल देख लूंगा, नहीं भाई, रेगुलरली क्लासेस होनी चाहिए। ट्रिपल आर सुन रहे हो मेरी बात को, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर होमवर्क और रेगुलर रिवीजन, वही 10 दिन के अंदर वापस से करो, फिर 10 दिन के अंदर जो किया उसको रिवाइज करते हो, ये चलती रहनी चाहिए। तो वो जो वन शॉट वाला आपने सुना ना कि सर 8 घंटे में 5 घंटे में कुछ नहीं कर सकता, अच्छा आपको पता है यहाँ पर जो मैं भी आपको सीक्वेंस दिखाई, थर्मोडायनामिक्स के जो चैप्टर्स आप देख रहे हो ना, आपको पता है थर्मोडायनामिक्स में कितने लेक्चर्स, 18 लेक्चर्स लगते हैं इसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 लेक्चर्स, आयनिक 12 लेक्चर्स, केमिकल इक्विलिब्रियम 6 to 7 लेक्चर, लिक्विड सॉल्यूशन 6 to 7 लेक्चर्स, काइनेटिक्स अराउंड 11-12 लेक्चर्स लगते हैं। अच्छा खासा टाइम जाता है भाई शॉर्ट। अब आप सोचो कि अगर मैं काइनेटिक्स 12 लेक्चर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ 18 घंटे मुझे, और अगर आप सोचो मैं 18 घंटे एक साथ आपको पढ़ा दूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तरीका पता क्या होता पढ़ने का, कुछ पढ़ा, होमवर्क किया, उससे जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है, फिर आगे की बात पढ़ो, एक स्टेप एक पैर अच्छा रखो, फिर दूसरा स्टेप।
अगर आप सारे लेक्चर एक साथ सुनोगे तो हो क्या रहा है, आपने एक कदम रखा नहीं और दूसरा कदम उठा दिया, जाओगे साहब। एक कदम रखो, उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ, फिर नेक्स्ट एक लेक्चर होमवर्क, फिर नेक्स्ट लेक्चर, फिर उसका होमवर्क, फिर नेक्स्ट लेक्चर, फिर उसका होमवर्क। जैसे वो कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। जेई की प्रिपरेशन में डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ होमवर्क। यही एक लाइन और अच्छी याद आती है मेरे को, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये थोड़ी डरावनी हो सकती है बेटा, बट हमें डिसिप्लिन में रह के सब करना चाहिए। मैं एक लाइन बड़ी अच्छी बोलता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मैं तो क्या बोल अच्छी क्या मतलब, जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं। नो होमवर्क नो रैंक, ये बड़ा सा पोस्टर बना के अपने कमरे में चिपका लेना, सुबह शाम उठते हुए उसे देखना, होमवर्क नहीं तो रैंक नहीं। होमवर्क, जिसका होमवर्क होगा उसी की रैंक आएगी। आयुष बेटा, अभी तो मैं 13 इस बैच की बात कर रहा हूँ, तो इसी की बात कर सकता हूँ, है ना, और किसी तरह के दूसरे कमेंट में नहीं ले सकता। अगर आप पूछ रहे हो तो आप अपना ही टाइम खराब कर रहे हो। तो अभी तो मुझे इस बैच के बारे में बताना है, वही मैं बताऊंगा। और किसी एडवांस की, मैंने एडवांस जे एडवांस के बैच के बारे में अभी तो नहीं बता सकता ना, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पर आओ, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर ये बात होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब 2-3 थोड़ी बहुत फटाफट से करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे आगे भी बढ़ना है। तो एक और छोटी सी, चलिए आज के लिए तो इतना ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक स्लाइड तो फिर भी दिखा देता हूँ, एक स्लाइड फिर भी दिखा देता हूँ, जो देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइंस होती है, कोट्स जो होते हैं ना, एक से तो सर मेरे को लगता है ये वाला दिखाऊं, ये वाला दिखाऊं, ये वाला, बट फिर भी बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर बिलीव करो। मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी को जो जेई की तैयारी करने आता है ना, किसी को भी नहीं पता होता कि उसकी रैंक आएगी नहीं आएगी, उसका सिलेक्शन होगा नहीं, बस किसी को नहीं पता होता बेटा, आपको भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता। एफर्ट्स लगानी है, आपको अपना 100% देना है, और ये ध्यान रखना, अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, 100% दोगे अपना, तो आपके भी चांसेस हैं देखो, बाकी तो देखा जाए। 100% किसी के चांसेस नहीं है, आपके भी 100% नहीं है, बट जीरो भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। वो परसेंटेज कैसे कैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप एफर्ट्स लगाओगे। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये करने के लिए तैयार हो जाओ। को जो भी रैंक ला रहा है वो सब ये कर रहे हैं, तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहते आराम करता रहो, मस्त उठूं खाऊं पीऊं और आराम से लाइफ चल रही, तो नहीं होगा। थोड़ी जैसे अभी बातें भी जो मैं कर रहा हूं ना, शाहरुख खान की अगर कुछ स्टेटमेंट सुनो, शाहरुख खान बड़ा सही बोलता है भाई, आप उसकी स्टेटमेंट, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पेन लेना पड़ेगा, दर्द लेना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, सब होना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। सारी चीजें आएंगी, बट खुशी उसी चीज की कि आपको अपना गोल मिल रहा है। यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, आप जो करते हो वो आपको मिलता है, नॉट व्हाट यू विश फॉर। मैं इच्छा क्या करता हूं उससे नहीं काम करता, मेरे को काम क्या कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मुझे रिवॉर्ड मिलता है। तो अभी तो इस तरह से बहुत सारी लाइंस है, बट कॉन्फिडेंस रखो, हार्ड वर्क करोगे सब होगा। थोड़ा सा गाइडेंस प्रॉपर हो, अच्छी गाइडेंस के साथ आपकी हिम्मत, आपकी हार्ड वर्क हो जाना, अच्छी गाइडेंस और आपका हार्ड वर्क धमाल मचा देंगे, तबाही मचा देंगे, जो आप वर्ड यूज करना चाहो कर सकते हो, सब कुछ आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी स्लाइड्स तो मेरे पास देखो बहुत सारी, लेकिन अब आज के लिए इतनी। आप कहोगे सर बहुत सारी बातें कर ली आपने, तो चलिए साहब हेडिंग डाल दीजिए, मॉल कॉन्सेप्ट। अब पढ़ लेते हैं अपन। हाँ हाँ, मॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहला चैप्टर है, हाँ सर हमको एक लड़की डिस्ट्रैक्ट करती है, ये किसी बंदे ने कमेंट लिखा भाई, तो मैं तो लड़की डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और उस लड़की के कारण तुम पूरे पेज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई, पूरे पेज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। कोई जवाब नहीं बेटा मेरे पास इसका, ठीक है। हाँ तो बेटा तुम आज समझो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो तो हो जाओ, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ये 2 ऑप्शन है, यहाँ पढ़ाई है वहाँ तबाही है, वॉट एवर यू विश, ठीक है। बट ऐसे कमेंट मत करो बेटा, है ना। ये ऐसे जो कमेंट है ना, ये तुम्हारा इंटेंशन दिखाते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तो अगर इतना भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो जेई के लिए तो बहुत कुछ हिम्मत चाहिए होगी बेटा, ठीक है। तो अब फिर से मैं बता दूं, अब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब दूंगा लास्ट के 5 मिनट में, जवाब मैं दूंगा लास्ट के 5 मिनट में, तब आप कर सकते हो जो भी आपको कमेंट करना है। अब बात केवल किसकी होगी, मोल कॉन्सेप्ट की। क्या है ये मोल कॉन्सेप्ट, मोल वर्ड क्या है, आपको अगर मैं व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, तो चलिए इसी को समझते हैं। मोल कॉन्सेप्ट वर्ड को समझते हैं, मोल वर्ड को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तभी जाके इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले वो आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर में एक वर्ड जो ज्यादा यूज होता है वो आप सबको पता है, एटॉमिक मास। जैसे आप लोग सब सुनते हो, किसी का 35.5 होता है, किसी का 16 होता है, किसी का 12 होता है, किसी का 23 होता है, ये एटॉमिक मास क्या है। बट उसको समझने से पहले एटॉमिक मतलब मैं आपको वर्ड्स बता दूं जिनको भी हम समझेंगे, एटॉमिक मास क्या है, मोल क्या है, एएमयू क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, वो सब मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब यहां पर उससे पहले एक छोटी सी बात और आती है, छोटा पॉइंट, मास और वेट। ये भी बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन फिजिक्स में आप बहुत क्लियरली पढ़ते हो तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका वेट कितना है, हो सकता है आप में से किसी का 50 हो, किसी का 60 किलोग्राम, किसी का 70 किलोग्राम, हाँ या ना, आपका वेट कितना है। तो वापस से, क्या मैंने एक सही क्वेश्चन पूछा या आपका जो आंसर है वो सही है? क्या ये 60 किलोग्राम आपका वेट है, क्या ये 70 किलोग्राम आपका वेट है, क्या 50 किलोग्राम आपका वेट है? नहीं, ये मास है। वेट होता है m मल्टीप्लाइड बाई जी, m मल्टीप्लाइड बाई जी, दैट इज वेट, फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। तो 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, ये सब क्या है, मास है। लेकिन अब यार अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपका मास कितना है, तो बड़ा समझ रहे हो, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा यार, है? कोई तो हो सकता है किसी, आई थिंक अभी बोलना नहीं, कोई डांट भी दे मेरे को अच्छी तरह से, गलत जगह पर अगर किसी गलत इंसान को पूछ लिया तो लेकिन सही तो वही है, मास 60 किलोग्राम मास है, 70 किलोग्राम मास है, ध्यान रखने से। तो मास वर्ड सही है, वेट वर्ड सही नहीं है, अगर आप यूज कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है ना। तो मास यूज करें। अब लेट्स से आपका मास जो है वो 60, अब मैंने समझ आ जाए इसलिए मैं वर्ड मास ही बोलूंगा, 60 किलोग्राम आपका मास है, 70 किलोग्राम, ये कैसे आया, कैसे मेजर हुआ, थोड़ा इस चीज को समझते हैं, राइट। तो क्या है एक नॉर्मल बैलेंस, कैसे हम पहले वेट मेजर कैसे करते थे कि एक बैलेंस होता था, इस तरह की एक बैलेंस होता था, उसमें एक तरफ आप बैठ गए और दूसरी तरफ क्या किया आपने, 1-1 किलोग्राम के पीसेस थे, वेट बाट भी बोलते हैं उनको हिंदी में। तो 1 किलोग्राम का एक टुकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे रखते गए, जरूरी है 60 हो, ऐसे रखते गए 1 किलोग्राम के ये पीसेस है जो आप यहाँ रख रहे हो, और जब आपने ऐसे 60 पीसेस रखे तो ये बैलेंस एक ही लेवल में आ गया, सब बैलेंस एक ही लेवल में आ गया। मतलब
जो मास है इस पर्सन का, मास जो है वो इस पर्सन का वो कितने किलोग्राम हो गया? 60 किलोग्राम। मास ऑफ मैन इज 60 किलोग्राम। यही है मतलब। इसको ऐसे सोचा जाए तो 1 किलोग्राम से हम कितने टाइम्स हेवी हैं? 60 टाइम्स। 1 किलोग्राम से कितने टाइम्स हेवी है? 60 टाइम्स, तो 60 किलोग्राम हो गया। समझ में आई मेरी बात? लेकिन पॉइंट क्या था कि क्या मास में केवल किलोग्राम में ही मेजर कर सकता हूं? क्या मास में केवल किलोग्राम में ही मेजर कर सकता हूं? कोई जरूरी नहीं है। आपको पता अलग अलग यूनिट्स यूज होती है मास मेजर करने की। मास मेजर करने की पाउंड्स भी होता है, किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, क्विंटल, इस तरह के भी वर्ड्स यूज होते हैं, कैरेट भी होता है। डायमंड को जनरली कैरेट में भी बात करते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है भाई, अलग अलग यूनिट्स यूज होती है। अब आप चाहते नहीं सर यूरोप में तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में किलोग्राम से ज्यादा क्या यूज होता है? पाउंड्स यूज होता है। पता है सबको, राइट? अब यहाँ पर पाउंड्स में मेजर करना है तो आप पाउंड्स में कर लो सब। क्या करोगे इस बार? आप इधर बैठ जाओ, एक पाउंड एक कोई टुकड़ा होगा, एक पाउंड रखो, दूसरा रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो। जब ऐसे 130 पीसेस रख दिए तो बैलेंस बराबर हो गया। तो पाउंड वाली स्केल पर अगर मास पूछा जाए तो मास ऑफ मैन कितना हो गया? 130 पाउंड के आसपास। 130 पाउंड हो गया। आप ग्राम में मेजर कर सकते हो अलग अलग। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर एक ये है कि अगर हम ये मास मेजर कर रहे हैं तो पाउंड्स, किलोग्राम, ग्राम कुछ भी हो सकता है ना? अब आप चाहो तो अब बहुत दिमाग सर अभी किसी ने पूछा 1 किलोग्राम कहाँ से आया? भाई किसी ने फिक्स कर दिया ये 1 किलोग्राम है, मान लिया दुनिया वालों ने। आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने कह दिया ये 1 किलोग्राम हम सब उसी को यूज कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया ये 1 पाउंड हम सब उसी को यूज कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया ये 1 ग्राम हम सब उसी को यूज कर रहे हैं। दैट्स इट। उन्होंने फिक्स कर दिया हम सब कर रहे हैं। अब तुम इतने पावरफुल बन जाओ तो नहीं मैं तो आज इसको यूज नहीं करूंगा, मेरा तो 1 किलोग्राम अलग होगा, कर लो सर। बट तुम्हें कितने लोग फॉलो करते हैं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे कितने लोग तुम्हें फॉलो करते हैं उस पर। तो 1 किलोग्राम ये है, दैट्स इट। 1 पाउंड ये है, दैट्स इट। 1 ग्राम ये है। इवन अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, सबको पता है इसका आंसर। तो 1 किलोग्राम में सबको पता है 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। क्यों भाई? क्यों होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम क्यों होते हैं? आंसर दो, बताओ जल्दी से। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम क्यों होते हैं? कोई आंसर नहीं बेटा इसका। क्योंकि हमने 1 किलोग्राम और ग्राम सेलेक्ट ही ऐसे किया कि वो उसमें 1000 आ रहे हैं। यानी आपने पीछे दी कि ये 1 किलोग्राम का टुकड़ा लिया, ये 1 ग्राम का लिया। अब वो इस तरह से आपने लिया क्योंकि इस वो लिया जिससे वो 1000 बराबर। यानी कैसे पता चला? ये 1 किलोग्राम था, इधर 1 ग्राम, दूसरा ग्राम, तीसरा ग्राम, जब हमने रखा 1000 पीसेस के बराबर आ गया, खत्म। यूं कह दो कि एक टुकड़ा ऐसा मिल गया, मैं उसको ये 1000 टुकड़े रखने के बाद ये इसके बराबर आ गया, तो उस एक टुकड़े को हमने कह दिया भाई ये 1 ग्राम। दैट्स इट। उसी तरह से पाउंड्स, पाउंड्स को भी आप कह सकते हो 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? जब इधर 1 पाउंड रखा 1 ग्राम रखते गए तो ऐसे टोटल कितने पीसेस रखने पड़े? 454 पीसेस रखने पड़े। तो 1 पाउंड इक्वल्स टू 454 ग्राम है। अब आपकी इच्छा, आपको ग्राम यूज करना है, पाउंड यूज करना है, किलोग्राम यूज करना है, दैट्स इट। कोई मिलीग्राम भी यूज करता है, छोटी चीज होती है तो मिलीग्राम में। गोल्ड लेने जाओगे तो ग्राम में बात होती है, लोहा लेने जाओगे तो टन में बात होती है। कन्वीनियंस, जैसी कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग तो अलग अलग तरह से हम डिफाइन करते हैं, समझे? अब लेकिन देखो डेली लाइफ में तो काम किससे चल जाता है? देखो बेटा ग्राम, किलोग्राम, इनसे काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे एटम्स की, और एटम्स आपको पता है बहुत छोटे होते हैं। उसका मास तो 1 ग्राम से भी बहुत कम होता है। तो अगर आप सोचो कि एक एटम का मास मैं ग्राम से कंपेयर करूं तो फिर क्या होगा? 0.00000 पता नहीं पॉइंट कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 0.000000001 ग्राम 2 ग्राम ऐसा कुछ बहुत अजीब सा होगा। तो एटम्स के केस में भाई जैसे आप कहते हो 1 किलोग्राम ये है, 1 ग्राम ये है, 1 पाउंड ये है। एटम्स के केस में जो हम मास मेजर करते हैं उसमें जो रेफरेंस लेते हैं वो ना किलोग्राम है ना ग्राम है। उस केस में हमने एक और टुकड़ा लिया जो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और उसको क्या कहा? एएमयू। उसको क्या कहा? एएमयू, राइट। अब मान लीजिए मुझे एल्यूमिनियम, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल चीज है बट ऐसे ही सुनो, ये मैं सोचना प्रैक्टिकली कैसे कर पाओगे। यूं सोचो टैलेंट है हम सब में, हम सब कर सकते हैं। तो क्या किया हमने? एक तरफ एल्यूमिनियम का एक एटम रखा, एल्यूमिनियम का एक एटम रखा यहां पर, और इस तरफ 1 एएमयू के पीसेस रखना स्टार्ट कर दिया। एक एएमयू, दूसरा पीस, तीसरा टुकड़ा, चौथा, पांचवा, छठा, रखते गए रखते गए रखते गए जब इधर 27 पीसेस रख दिए तो ये बैलेंस एक ही लेवल में आ गया। बैलेंस ही लेवल में आ गया तो इस एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना हो गया? मास ऑफ, जैसे एक आदमी का मास था, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना हो गया? 27 एएमयू। एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। वैसे तो हम तो एएमयू बोलेंगे लेकिन कुछ बुक्स में यानी यू भी लिखा जाता है, यूनिफाइड मास, बट ज्यादा अच्छा है कि हम तो एएमयू ही ज्यादातर बोलेंगे। अब यानी एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना हो गया? 27 एएमयू। अब आप में से बहुत डाउट होता है सर ये एएमयू कहां से आया? 1 एएमयू कहां से पता चला? भाई 1 पाउंड कैसे पता चला तुम्हें कि ये 1 पाउंड है, ये 1 किलोग्राम है? कैसे पता चला? कुछ नहीं, फिक्स कर दिया किसी ने, ये 1 किलोग्राम है, ये 1 पाउंड है, ये 1 ग्राम है। उसी तरह से हमने फिक्स कर दिया कि ये 1 एएमयू है। कौन सी रॉकेट साइंस है यार? तुम्हारी इच्छा, तुम कुछ और फिक्स कर दो। तुम्हारा मन करे किसी और यूनिट में जाना, वो कर लो। तुम्हारे पे आज एक टुकड़ा मिल जाए कि सर ये तो मैं इसको कुछ नया नाम दूंगा, दे दो भाई, तुम्हारे ऊपर है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, ये फिक्स कर दिया हमने, खत्म। ये एक टुकड़ा है, वो टुकड़ा कौन सा वो भी आगे बताऊंगा, बट अभी उससे कोई मतलब नहीं। अभी उससे अगर मैं आपसे 1 किलोग्राम कौन सा टुकड़ा पूछा तुमने मेरे को कि 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा था, पत्थर का था, कॉपर का था, गोल्ड का था, डायमंड का था, नहीं पूछा ना। यहाँ पे भी मत पूछो, होगा कोई? मुझे तो पता है टुकड़ा दैट्स 1 एएम। और ये मुझे पता है ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी ज्यादा छोटा। ये बात करो, कार्बन 12 होगा, कार्बन 14 होगा, भाई क्यों जाना उसमें? नहीं जाना है, जबरदस्ती की घुसने की जरूरत ही नहीं। तो ये चलो ये बात होगी कि हाँ अब किसी भी एटम का मास मेजर करना है, उस एक एटम को इधर रखो, एएमयू के टुकड़े इधर रखते जाओ रखते जाओ। जैसे एल्यूमिनियम के केस में 27 पीसेस रखने पड़े, आयरन के केस में, आयरन के केस में इधर, अच्छा अब किसी, अच्छा अब ये पॉइंट पर आयरन के केस में यहाँ कितने टुकड़े रखने पड़ते हैं? 56। अगर मैंने इधर आयरन का एटम रखा तो इसे 56 पीसेस रखने पड़ते हैं, इसलिए उसे हम बोलते हैं 56 एएमयू। उसके एक एटम का मास होगा 56। एक चीज मैं बता दूं, अभी आप लिखना कुछ नहीं है, ये डायग्राम नहीं बनाने आपको, ज्यादा ज्यादा बस लिख दो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, दैट्स इट। और अभी नोट्स में कुछ नोट्स कहां से बनेंगे वो बताऊंगा मैं, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना। तो इस तरह से अब मैं हर एटम का मास एएमयू में मेजर कर सकता हूं। किस में मेजर करूंगा? एएमयू में। अब यहां पर जैसे होता है ना कि 1 किलोग्राम में इतने ग्राम होते हैं, इवन हमने पाउंड्स को भी ग्राम से रिलेट कर दिया, किया या नहीं किया? तो क्या मैं एएमयू को ग्राम से रिलेट कर सकता हूं? क्या मैं एएमयू को किलोग्राम से रिलेट कर सकता हूं? क्या मैं एएमयू को पाउंड से रिलेट कर सकता हूं? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? क्या करूंगा? किलोग्राम को ग्राम से कैसे रिलेट किया बताओ? पाउंड को ग्राम से, इधर पाउंड रखा, इधर 1 ग्राम, दूसरा ग्राम, तीसरा ग्राम, ये बड़ा था तो इसका 1 पीस, ये छोटे थे इसके लिए बहुत सारे पीस। तो उसी तरह से मैं यहां पर अब ग्राम को किससे रिलेट कर रहा हूं? एएमयू से। मैंने क्या कर दिया? इधर 1 ग्राम रख दिया, क्या रख दिया? 1 ग्राम। दूसरी तरफ मैं क्या रखूंगा? दूसरी तरफ एएमयू, एक टुकड़ा रखा, दूसरा टुकड़ा रखा, तीसरा रखा, चौथा, ये नंबर पे मत जाना, बहुत रखते गए रखते गए रखते गए। आपको पता कितने पीसेस रखने पड़ेंगे? कितने पीसेस रखने पड़ेंगे?
6.022 इंटू 10⁻23 इतने पीसेज रखने पड़ेंगे तब जाके ये बैलेंस बराबर होता है। दैट मींस 1 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत लोग, सर ये नंबर कहां से आया भाई, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम कहां से आया? क्योंकि तुमने ग्राम और किलोग्राम लिए, 1000 आ गया, खत्म। मैंने 1 ग्राम और एएमयू लिया इतना कि 1 ग्राम में इतने एएमयू आ गए। आगे चल के इसी नंबर को आप नाम बोलोगे, कैसे आया वो बता रहा हूं मैं आपको। ये नंबर कैसे आया वो बता रहा हूं, दैट्स इट, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। आगे चल के इसको मैं अभी नाम कुछ नहीं दे रहा हूं, क्यों जरूरत है? मैं तो बोल दिया 1 ग्राम इधर का है। जैसे पाउंड्स के केस में कितना है, आप चाहो तो इसको कुछ नाम दे दो भाई, इसको भी नाम दे दो। 454 पीसेस है तो इसको भी नाम दे सकते हो, इस नंबर को भी कह दो एक एक नंबर, या किसी का कुछ है पंकज नंबर, राकेश नंबर दे दो, एवोगैड्रो नंबर की तरह। अब यही हमारा नाम को यूज नहीं करता, करो क्या, देना मैं तुम्हें दे सकता हूं। एवोगैड्रो सा फेमस हो गया, हम नहीं, 454 का कोई नाम दे दो। तो इस तरह से, यानी बहुत सारी नंबर कहां से आया, ऐसा है भाई। मैं आपको देखो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ रटना नहीं, आया कैसे, ये चीजें अपने आप इवॉल्व हुई है। ये नंबर कहीं कुछ स्पेशल नहीं है, यार ये नंबर कितना है, नहीं भाई, ये बड़ा सिंपल सा नंबर है जो ऐसे निकल के आ गया, राइट। आगे बढ़ रहा हूं, तो फाइनली हमें क्या पता चला, अब यहां से काम की बात आने लगी, अब नोट करना है। 1 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एम, ये अब आप नोट्स में लिखो। 1 ग्राम इक्वल्स टू दिस एम, या उल्टा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1/1000। सही बोला मैंने, उल्टा दोनों डायरेक्शन, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, तो इतने एएमयू, 1 ग्राम के बराबर तो 1 एएमयू इतने। और ये जो नंबर होता है 1 अपॉन दिस 1, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, -24 ग्राम, ठीक है। चलिए फिर से बेटा, आदर्श आज स्पीड ऑप्शन क्यों नहीं है? आदर्श थोड़ी देर पहले बोला था ना, कुछ नहीं सुना ना? हाँ आदर्श बेटा, जेई में रैंक चाहते हो लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, टीचर की बात कुछ नहीं सुनना चाहते ना। बेटा करो अपनी इच्छा की, काहे को करते हो? मैंने कुछ बीच में बोला था, याद करो, पढ़ाते वक्त बीच में कोई इधर उधर की बातें करेगा तो देखो बेटा, फिर तुम्हारा भी नुकसान, मेरा भी नुकसान होगा, है ना। क्या फायदा नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा फोकस ही गड़बड़ है। इतनी अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूँ, गारंटी कोई नहीं पढ़ाएगा ये भी बता दूं, लेकिन तुम्हारा फोकस कहीं और है। फील लाना पड़ेगा, उसके लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहुत बार तो समझाना क्या चाहते हो नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा समझने की कोशिश करो, घुसो चीजों के अंदर, डीप में जाओगे तभी लगे, अरे यार। चलिए तो फाइनली अब 1 ग्राम कितने एमयू के बराबर होता है, 1 एमयू कितने ग्राम के बराबर होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, आपको बताइए 1 किलोग्राम का पीस है, ये 1 पाउंड का टुकड़ा है। उसी तरह से ये जो मास है ना, ये किसके मास के बराबर होता है आपको पता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन एटम के कार्बन 12 जो आइसोटॉप होता है उसके एक एटम का 1/12 कर दोगे तो वो मास भी इसके बराबर आएगा। यानी अब आप ऐसे सोचो, व्हाट इज 1 एएमयू, तो देखो आप सोचो कौन सा टुकड़ा 1 एएमयू, तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक एटम भी 1 एएमयू से बहुत बड़ा होता है। तो मुझे अगर आपको पूछना कि दिखाओ मुझे 1 एएमयू कितना होता है, तो मुझे तो कार्बन 12 के भी 12 टुकड़े करने पड़ेंगे। चॉप कर दिया एक कार्बन 12 को 1 2 3 4 12 पीसेस में, वो एक छोटा टुकड़ा जो होगा दैट इज 1 एएमयू। प्रैक्टिकली कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये काम, बट ये है, तो दैट इज 1 एएमयू। अब आप जैसे ही आता ये क्यों लिया, कार्बन 12 क्यों लिया भाई, कुछ तो लेना ही था ना, कुछ तो लेना ही था। तुम कार्बन 12 ले लिया तो कार्बन 12 क्यों लिया, ऑक्सीजन लेता तो ऑक्सीजन क्यों लिया, नाइट्रोजन लेता तो नाइट्रोजन क्यों लिया। अरे भाई एक तो तुम्हारा नाम आदित्य क्यों रखा, अरबाज क्यों नहीं रखा, युवराज क्यों नहीं रखा, उत्कर्ष क्यों नहीं रखा? अरे भाई एक नाम रखना है, रख दिया। एक आइटम कोई रेफरेंस लेना था, ले लिया। हाँ थोड़ा जरूर फायदा है इससे, ये लेने से फायदा मिलेगा ये भी, बट कोई मेजर एडवांटेज नहीं है, मैं बता दूं। ले लिया भैया, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे कार्बन 12 क्यों लिया, कोई नहीं पूछने वाला, फालतू का क्वेश्चन है, एनर्जी लगानी तो लगाओ। जिसको ये क्वेश्चन है उससे ही पूछूंगा तुम्हारा नाम उत्कर्ष क्यों रखा साहब। समझ में आई बात? किसी ने लिखा 1 एमयू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, एक्जेक्टली नहीं होता। प्रोटॉन का मास भी एक्जेक्टली 1 एमयू नहीं होता, न्यूट्रॉन का मास भी एक्जेक्टली 1 एमयू नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। हाइड्रोजन का मास भी एक्जेक्टली 1 एक्जेक्टली जाओगे तो हाँ नियर बाई में लगभग आ जाएंगे सब। चलिए तो है बस, अगर कोई पूछे 1 एमयू तो ये आप बोल सकते हो, बट ये मत पूछो कार्बन 12 क्यों लिया, कार्बन 14 क्यों लिया, नाइट्रोजन क्यों लिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। ये तो ग्राम और एमयू की मैंने स्टोरी आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक वर्ड हम यूज करते हैं एटॉमिक मास, या ज्यादा अच्छा वर्ड है रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के एक एटम का मास निकालना है तो क्या करेंगे हम, एल्यूमिनियम का एक एटम यहाँ रखा, इधर 1 एमयू रखा, तो ये एल्यूमिनियम के एक एटम का मास आ गया 27 एमयू। इसी तरह से आयरन के एक एटम का मास, कॉपर के एक एटम का मास, नाइट्रोजन के एक एटम का मास, सबका मास आप एमयू में निकाल सकते हो, एक एटम का मास। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड बता रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है ये रिलेटिव एटॉमिक मास? तो मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस। जैसे आप अपना मास, कोई फिक्स है क्या आप अपना मास किलोग्राम में निकालोगे, पाउंड्स में से भी कंपेयर करो, किलोग्राम में आपका 60 है, पाउंड में 130, अलग अलग है भाई। एटम का मास में एएमयू में भी निकाल सकता हूं, किसी और में भी निकाल सकता हूं, कोई फिक्स नहीं, बट हाँ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। आप 1 किलोग्राम से कितने टाइम्स हेवी हो, 1 पाउंड से कितने टाइम्स हेवी हो, अलग अलग। तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड। तो मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ रेफरेंस, बट एटम्स के केस में तो रेफरेंस वही है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। अब यहां पर एक एटम का मास डिवाइडेड बाय ये रेफरेंस है उसका मास, हाँ ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, ये एएमयू में तो ये भी एएमयू में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, सही होना। ज्यादातर हम दोनों को एएमयू में लेते हैं, तो मास लिखते जाओ, ये फॉर्मूले सारे लिखोगे, मास ऑफ एन एटम किसमें, एएमयू में, किसमें, एएमयू में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस, और उसी को हमने क्या कह दिया, 1 एमयू, क्योंकि ये जो मास है वही तो 1 एमयू है, तो ये 1 एमयू। ध्यान रखना, ये एएमयू में तो ये भी एएमयू में, रेशियो वही रहेगा, ग्राम में लोगे तब भी रेशियो वही रहेगा, एएमयू में लोगे तब भी रेशियो वही रहेगा, किलोग्राम में लोगे तब भी रेशियो वही रहेगा। ये नहीं कि कोई आप मैं तो आप किलोग्राम से मेजर करूंगा तभी रिलेटिव एटॉमिक मास वही आएगा, ग्राम में करोगे तभी रिलेटिव एटॉमिक मास वही आएगा, एएमयू में करोगे तभी वही आएगा। इनफैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि ये तो रेशियो है, ये भी एएमयू ये भी एएमयू, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, इट इज यूनिटलेस।
इट इज यूनिटलेस। समझ में आई मेरी बात? तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस है। मास ऑफ एन एटम इन एएमयू डिवाइड बाय 1 एएमयू, यानी अब किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना, एक एटम का मास रखो, जैसे एल्यूमिनियम का 27 एएमयू लिखोगे तो एएमयू से एएमयू कैंसिल, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 27। आयरन के एक एटम का मास क्या लिखोगे 56 एएमयू, 56 एएमयू से एएमयू कैंसिल आउट हो जाएगा 56 आ जाएगा। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज यूनिटलेस। लिख लिया आपने तीनों फॉर्मूले। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास यहां लिख देता हूं ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है 27, कोई यूनिट नहीं लगाई। अब बहुतों को मैं आपको बताता हूं क्या कंफ्यूजन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बहुतों को ये लगता है कि सर कभी 27 लिख देते हैं, कभी 27 एएमयू लिख देते हैं, कभी 27 ग्राम लिख देते हैं, राइट? तो ये क्या कंफ्यूजन है भाई, ये क्या कंफ्यूजन है, मैं बताता हूं। 20 रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं 27, ठीक है। हाँ, लेकिन एक एटम का मास निकालना, अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। जैसे यहां पर लेट्स से मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास पता है, वो यूनिटलेस होगा, लेकिन मुझे किसी एक एटम का मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, रिलेटिव एटॉमिक मास को 1 एएमयू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो रिलेट मास ऑफ एन एटम इन एएमयू, पढ़ना इस लाइन को अच्छी तरह से, ऐसे ही लिखना नोट्स में, लैंग्वेज पर कंट्रोल, पूरा पूरा बोलोगे। मास ऑफ एन एटम इन एएमयू, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 एएमयू, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास है 27, तो मास ऑफ एन एटम इज 27 एएमयू। समझ में आई मेरी बात? एक एटम का कोई मास पूछे तो उसके आगे एएमयू लगा दो। आयरन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 56, आयरन के एक एटम का मास 56 एएमयू। सुनो बेटा, अभी जो मैं कह रहा हूं बस उतना से फोकस करो। कोई पूछ रहा न्यूक्लियन क्या होता है, तो उन्हें क्या पढ़ा रहा हूं उससे मतलब नहीं, न्यूक्लियन मैंने बोला नहीं, अभी मुझसे कोई लेना देना नहीं। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो रिलेवेंट पॉइंट है वही मैं लूंगा, यहाँ पर जो रिलेवेंट है वो मैं लूंगा। नहीं तो क्या होगा कि मुद्दा कोई और था, डिस्कस कुछ और कर रहे हैं, पता चला कि सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अभी मैं बोलूंगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सर ये क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, अरे भाई हमें अभी वो नहीं पढ़ना, हमें वो नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है उसकी मैं बात करूँ। तो अगर आपके जो भी रिलेवेंट डाउट होंगे वो सब मैं देख पा रहा हूँ, वो मैं यहाँ लूंगा, लेकिन जो रिलेवेंट नहीं है उसके लिए नहीं लूंगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? पहले तो केवल इस पर फोकस करो कि एटॉम, रिलेटिव एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम, क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? रिलेटिव एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम में यूनिट्स का डिफरेंस है। रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन मास ऑफ एन एटम की यूनिट होती है। हाँ, ज्यादा अच्छा एएमयू लगा तो कुछ करना नहीं पड़ रहा। 27 एएमयू, 56 एएमयू, खत्म। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16, एक एटम का मास 16 एएमयू। हाँ, लेकिन आप चाहो तो मास को ग्राम में भी निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 1 एएमयू कितने ग्राम होता है, 1.66 into 10 की पावर -24, तो मैं ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आप में से कोई नहीं सकता किलोग्राम में, तो किलोग्राम में लिख दो साहब। 27 इसको मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में तो है ही है, तो क्या कर दूंगा 24 into 10 की पावर -3, ये हो गया साहब किलोग्राम में भी, किलोग्राम में भी हो गया। तो एएमयू में सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, कुछ नहीं करना, रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे एएमयू लगा दो, एक एटम का मास मुझे पता चल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे लिखो यहां पर दोनों आंसर लिखो। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आयरन दे रखा है, ये दे रखा है आपको, मास ऑफ एन एटम, ऐसे ही पहले लिखना, मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन इन एएमयू, मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन इन ग्राम, लिखो। जल्दी से लिखते रहो बेटा, बताओ आंसर बताओ। व्हाट इज दैट 1/12 टुकड़ा बेटा, आवाज में मुझे सर प्लीज कैन यू व्हाट इज दैट 1/12 ऑफ कार्बन? 1 किलोग्राम क्या आवाज बताना? एक कोई टुकड़ा है 1 किलोग्राम, एक कोई टुकड़ा है 1 पाउंड, तो एक कोई टुकड़ा है दैट इज 1 एएमयू। बस, तुमने किलोग्राम के टाइम पे तो नहीं पूछा कि किलोग्राम क्या है, पाउंड के टाइम में तो नहीं पूछा, है कोई टुकड़ा, अब वो टुकड़ा कोई भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया। बहुत बढ़िया जी, शानदार। दोनों आंसर लिखो, ये भी और कोमा लगा के ये भी। पावर्स को लगाने में थोड़ा सा कुछ, वो तुम कंटिन्यूस भी लिखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। 10 की पावर -24 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर वहां ऐसे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये 10 की पावर है। चलिए, अब मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। एएमयू में बड़ा आसान है मेरे लिए लिखना, बहुत आसानी से, ये आगे एएमयू लगाया, काम खत्म हो गया। हाँ, ग्राम में लिखना तो फिर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 56 into 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। अभी मैंने केवल एएमयू बताया, अभी पूरी पिक्चर, अभी पूरी यानी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बाकी है। अभी तो मैंने ये समझाया कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। 56 और 56 एएमयू में डिफरेंस है, इसे आप बोलो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसे बोलो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन 56 एएमयू। तो अब आप ये कह सकते हो आपको हर एक एटम का एएमयू में मास पता है। रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जाम में गिवन होते हैं, जो कॉमन से देखो, इनिशियली 20 एलिमेंट के आपको रिलेटिव एटॉमिक मासेस भी पता होने चाहिए, कम से कम, ठीक है, पता होने चाहिए। इनिशियली 20 एलिमेंट्स के तो दो एग्जाम में ये भी गिवन होते हैं, बट कभी कभी होता नहीं गिवन हो, यानी कि सर मुझे तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास ही नहीं पता, अरे भाई नाइट्रोजन का ही नहीं पता, हो सकता है एग्जाम में नहीं गिवन हो। हाँ, लेकिन अब आ जाए कि सर कोई पैलेडियम का दे रखा होगा, लेड का दे रखा होगा, ऐसा नहीं है। चलिए, अब हर एक एलिमेंट का हमें एक एटम का मास पता है। किसी ने लिखा, अमन ने कुछ लिखा, 2 साल का कुछ कंफ्यूजन अब सॉल्व हुई, थैंक्स सर जी। हुआ या हुई, चलो अमन कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। अब मैं इसका यूज बताता हूँ, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। हाँ, तुम भी देखो बेटा, अभी मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस होता है बेस स्ट्रॉन्ग करना। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम अच्छे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, बट मुझे लगता है ये ज्यादा टफ है। बेसिक इज मोर डिफिकल्ट समटाइम्स, वहां मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती है समझाने के लिए। आगे टफ क्वेश्चन के लिए मैं तो क्या करूँ, ये करना भी बात खत्म, उसमें मेरी एफर्ट्स नहीं थी, समझाने के लिए एफर्ट्स लगानी पड़ती। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है, लैंग्वेज पर फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 108 एम। अब क्या होता है, कोई एल्यूमिनियम कितना, 150, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम फील आता है, अरे 100 ग्राम एल्यूमिनियम है, 2 किलो एल्यूमिनियम है, 3 किलो एल्यूमिनियम है, लेकिन कोई कहता है कि मेरे पास 108 एएमयू एल्यूमिनियम है, और ये क्या है? आप बोलो किसी को कि 108 एएमयू एल्यूमिनियम, ये क्या बोल रहे हैं भाई, उसको समझ में नहीं आता। ये भी तो क्वांटिटी, 100 एएमयू एल्यूमिनियम की क्वांटिटी है, जैसे 108 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 100 किलो, 200 किलो, ये भी क्वांटिटी। तो अब मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो क्या करूंगा, बताओ, नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो मैं क्या करूंगा, एक एटम के मास से डिवाइड कर दूंगा, एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो 108 एएमयू, ये एएमयू में है, तो डिवाइडेड बाय 27 एएमयू।
ये भी एएमयू में और ये भी एएमयू में, दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो कितने एटम्स आ गए? 4 एटम्स आ गए। कितने? 4। 4 एटम्स है, सेम यूनिट में होनी चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया साहब। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन, इसमें क्या लगेगा साहब? बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी करेंगे जरूर। हमारी गाड़ी जो है ना, चलती बहुत स्टार्टिंग जो होती है ना धीरे से होती है, बट फिर जल्दी से स्पीड पकड़ती है और फिर रुकती नहीं है, रुकती नहीं है फिर कभी। बहुत बार क्या होता है, गाड़ी फटाफट भगा लो, फिर रुक गई साहब, अब तो ब्रेक लगाने पड़े, सर ये तो पता ही नहीं, ये तो पता नहीं, फिर ब्रेक लग गया, अब पता चला गाड़ी वहीं पर रुकी पड़ी है। हमारी गाड़ी कंटिन्यूसली चलेगी, कंटिन्यूसली चलेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ मौका ही नहीं छोड़ा। मॉल नहीं, मॉल तो भी क्या होता है मुझे पता ही नहीं बेटा, मुझे मॉल क्या होता है मैंने पता ही नहीं। ये आंसर नहीं चाहिए मुझे, व्हाट इज मॉल मुझे नहीं पता, मैंने बताया क्या? नहीं बताया। तो क्या करेंगे? ठीक है साहब, फिर से वही, लेकिन अब की बार 108 ग्राम है, एक एटम का मास 27 एएमयू है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, एक ग्राम में एक एएमयू में, तो क्या करोगे साहब? या तो ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ या एएमयू को ग्राम में, दोनों ही ऑप्शन आपके पास, दोनों ही ऑप्शन हैं, आप जैसा चाहो वैसे। तो 1 में ग्राम में कन्वर्ट कर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एएमयू। हाँ या ना? ये अच्छी तरह से आज खाने की टेबल पर दोनों लाइन बोलना, 1 एएमयू में कितने ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में कितने एएमयू होते हैं, दोनों लाइन बोलना। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम या 10 की पावर -3, दोनों तरह से। तो ये आपको बोलना है, डिवाइडेड बाय 27 एएमयू। ये 4 एएमयू से एएमयू कैंसिल, 4 इंटू 6.022 इंटू, हाँ बहुत सारे एटम्स हो गए भाई, यानी 108 ग्राम एल्यूमिनियम में इतने सारे एटम्स है। यस, बहुत सारे एटम्स हैं एक ग्राम में, कितने सारे एटम्स आप सोच सकते हो, ये बिलियन ट्रिलियन से भी बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, समझ लो, और थोड़ा बहुत आपको पता है। तो ये अब मुझे किसी भी एल्यूमिनियम या किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो मेरे पास तरीका यही तरीका है जिससे मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, नंबर बोलने में भी अजीब लगता है, इतने सारे एटम्स है तो बोलने में अजीब लगता है। आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्यों यूज करते हो? क्योंकि आसान हो जाए, 2 बिलियन 3 बिलियन, बल्कि 1 बिलियन कितना होता है 10 की पावर 9, 1 ट्रिलियन कितना होता है 10 की पावर 12, लेकिन हमारा नंबर तो उससे भी बहुत बड़ा है, उससे भी तो आप क्या करें? और चीज बताता हूं, इसको आसान बनाते हैं ताकि ये बड़ा नंबर, इतना बड़ा बार बार नंबर बोलना ना पड़े, तो मैं इसको थोड़ा आसान बना रहा हूं, कैसे वो आपको समझाता हूं। अब यहां पर एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसे मैं बोलता हूं ग्राम एटॉमिक मास। हेडिंग डालिए, ग्राम एटॉमिक मास। बेटा सब आ जाएगा, ऑक्सीजन होता क्या होता है सब समझ में आएगा, अभी थोड़ा और वेट करो। जयराज जी, सारे डाउट्स लूंगा क्या, पहले ही बता दूंगा, तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स पहले ही खत्म हो जाएंगे। ये क्या है टर्म, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, उसकी यूनिट ग्राम लगा दो, तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम, इसकी यूनिट होगी। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 ग्राम। ये टर्म हमने डिफाइन किया, अब आपको नहीं सर, फिर तो मैं एक टर्म डिफाइन कर दूं, किलोग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कर दो, कर सकते हो। किलोग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ किलोग्राम लगा दिया तो यहाँ पे भी किलोग्राम लगा दो, बस हो गया सर। ये भी हो गया, ये भी कर सकते हो, पाउंड्स में भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यूज हम यही करते हैं। अब इससे क्या हुआ, क्यों किया हमने, ये समझाता हूं। तो अब आपको मैं पूछूं कि क्या आपको सबके रिलेटिव एटॉमिक मास पता है? हाँ, तो सबके ग्राम एटॉमिक मास पता है? बताओ यस या नो में, क्या सबके ग्राम एटॉमिक मास पता है? ये मानते हुए कि आपको सबके रिलेटिव एटॉमिक मास पता है, सबके रिलेटिव एटॉमिक मास पता है। क्या हो गया भाई गिरिराज ओझा जी, अरे बेटा सबके नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन कोशिश करूंगा। क्या आपको सबके ग्राम एटॉमिक मास पता है, हाँ या ना? बताओ जी, फटाफट फटाफट, कुछ नहीं करना, रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगाना है, खत्म। रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे क्या लगाना है, ग्राम लगाना है, बहुत बढ़िया। अब इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, वो देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास, मतलब मेरे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास, मतलब मेरे पास कितने ग्राम एल्यूमिनियम है, 27 ग्राम। इसमें बताओ एल्यूमिनियम के कितने एटम्स होंगे, इसमें एल्यूमिनियम के क्या बताने आपको, एटम्स। तो मेरे पास एल्यूमिनियम के एक एटम का मास पता है 27 एएमयू, हाँ या ना? और 27 ग्राम में बताना है, फिर से वही करना है, तो ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, एएमयू में, 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 27, 27 से 27 कैंसिल, तो बचा क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23, हाँ या ना? तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या 27 ग्राम, डिनोमिनेटर में क्या एक एटम का मास 27 एएमयू, ये रेशियो निकल के आ गया। बट अब आप सोचो, अगर मैं एल्यूमिनियम, लिखो इसको, लिखना है आपको इसको, अगर मैं एल्यूमिनियम की जगह आयरन के ग्राम एटॉमिक मास में पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, आयरन में कितने होंगे, ये लिखिए आप लोगों ने। अब मैं एल्यूमिनियम की जगह यहां क्या कर रहा हूं, आयरन, तो वहां क्या होगा, इन केस ऑफ आयरन क्या होगा, यहाँ 27 ग्राम है, वहां 56 ग्राम है, लेकिन वहां डिनोमिनेटर में भी 56 एएमयू है, तो 56 तो फिर कैंसिल आउट हो गया, तो फिर ये नंबर निकल के आया। यानी आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, या कोई सा भी सब्सटेंस हो, उसके ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इतने ही आएंगे, इतने ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है भाई, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दिया, एक एटम में एक एटम का मास कैसे आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे एएमयू लगा दिया, तो ये 27 तो कैंसिल है, तो ग्राम अपॉन एएमयू का रेशियो जो कि फिक्स है, जो कि फिक्स है अपने आप। और इसी नंबर को, ये फिक्स नंबर है, तो हमने इस नंबर, बार बार बोलूंगी नंबर कितना, नंबर कितना, तो इसको एक नाम दे दिया हमने, एक नाम दे दिया, ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, ये भी उतना ही आएगा, और इसको नाम दे दिया अवोगाड्रो नंबर या 1 मोल। जैसे 1 डजन को आप बोलते हो ना, 1 डजन को बोलते हो 12, 1 डबल, वो भी एक नाम हो गया ना, 1 डजन, 1 बिलियन क्या है 10 की पावर 9, 1 ट्रिलियन क्या है 10 की पावर 12, तो 1 मोल क्या है 6.022 10 की पावर 23, दो नाम दे दिए, 1 मोल अवोगाड्रो नंबर, मल्टीपल नाम देते, अवोगाड्रो नंबर बोलोगे तभी है, 1 मोल बोलोगे तभी है। और कंक्लूजन ये है कि किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स तो इतने ही होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इतने ही होंगे। समझ में आई मेरी बात? यहां पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उसका रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, पहली चीज सुनना, एक चीज, ऑफलाइन क्लासेस में क्या एक साथ सारे लोग डाउट पूछ पाते हैं? नहीं। क्या ऑफलाइन क्लास में एक साथ सारे लोग डाउट पूछ रहे हैं तो क्या टीचर सबका एक साथ जवाब दे पाता है? नहीं। ऑनलाइन में आप सब अगर एक साथ डाउट पूछोगे मैं सबका जवाब एक साथ दे सकता हूं? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भाई, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। हर कोई डाउट पूछ मैं सबके बताऊं, किसका एक बताऊं? जिसके रिलेवेंट होंगे उसका जवाब मिलेगा, जिसके डाउट्स का जवाब नहीं मिल रहा है मतलब वो रिलेवेंट नहीं है।
आपको आपस में एक दूसरे की चैट नहीं दिखेगी, ध्यान रखना, ताकि एक दूसरे के कारण कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फोकस करो, जो टीचर बोल रहा है उसको सुनो। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है बेटा, बच्चों का सारा फोकस रहता है टीचर जो बोल रहा है उसको। हाँ, पूछने के लिए टीचर बोलता है, यहाँ थोड़ा क्या पूछ सकते हो, बट जो मेरे को डाउट सही लगेगा वो पूछूंगा, बाकी नहीं पूछूंगा। तो यानी किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स इतने ही होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इतने ही होंगे, फिक्स हो गया। जैसे 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 12, 1 मोल मतलब ये 1 बिलियन ट्रिलियन इससे भी बड़ा है, 1 बिलियन 10 की पावर 9, तो 1 बिलियन ट्रिलियन इनसे बड़ा है, तो यहां से ये फायदा हुआ। तो अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया, मोल। नया वर्ड आ गया मोल। क्या बता रहा है ये मोल आपको? एक नंबर है। जैसे 1 डजन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, उसी तरह से 1 मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि 1 मोल जो एटम्स है उनका मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। 1 मोल एटम का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, या उल्टा बोला जाए, ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। लिख लो ये लाइन, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम एटॉमिक मास of a substance of an element equals to 1 mole, equals to 1 mole। कोई सा भी सब्सटेंस हो, इसीलिए मैं बोलता हूं सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। सोचो एक एक मोल आशीर्वाद कितना बड़ा नंबर है भाई। और मैं को लाइन भी यहां पर बोलता हूं कि हाँ ना, बोलो, चुप हो गए बेटा, अब हाँ ना बोलो, बोलो बोलो, दोगे या नहीं दोगे? हाँ, तो 1 मोल सब्सटेंस का मास जो होगा वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो यहां से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मोल कैसा है। लेकिन अब ब्यूटी ऑफ द मोल इज ये मोल से, जस्ट अ मिनट, अब तो ठीक आ रहा है, अब तो कोई लैग नहीं है, ठीक जिटर कर रही थी स्क्रीन, अब तो नहीं है। हाँ जी, अभी किसी ने पूछा कि शीट में ये नहीं है तो क्या होता ना, अभी किसी ने शीट में सर मैंने बोला एक्सरसाइज 4 है, तो सर इसमें ये एक्सरसाइज नहीं है, मैंने बोला आप डोमिनोज पे जाओ और वहां जाके बोलो डोमिनोज पे तो क्या रोटी नहीं है तेरे पास, सब्जी नहीं है? अरे भाई डोमिनोज पे गए, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा खाना, मिलेगा पेट भरने का काम मिलेगा, बाकी ऑप्शन बहुत सारे हैं, तुम्हें पिज्जा खाना, बर्गर खाना, रोटी खानी, सब्जी खानी, क्या खाना उसके अकॉर्डिंग जाओ। फालतू के डाउट बहुत पूछते हो, इररिलेवेंट से डाउट पूछते हो भाई, समझ में? तो अब यहां पर एक लाइन लिखो, ग्राम एटॉमिक मास, ये लिखो अच्छी तरह से, मतलब मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का जो मास होगा उसको हम क्या बोल, ग्राम एटॉमिक मास, और इसी को एक नाम बोल देते हैं मोलर मास। मोलर मास। अब मैं आपसे अगर पूछूं, हाँ मोलर मास का यूनिट होगा, तो जैसे मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्या बोलोगे, 40 ग्राम। मोलर मास तो यानी पर मोल, ये एक मोल का मास है। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, और इसी को आप ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। एल्यूमिनियम 27 ग्राम, राइट। हाँ लेकिन एटम है तो एटम, और मॉलिक्यूल है तो वर्ड क्या बोला जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास तो कॉमन है, तो ये मॉलिक्यूल है तो इनका क्या आएगा, पानी के लिए 18 ग्राम पर मोल। लिख लो भैया, ये भी लिख लो, बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बाद में इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। कैल्शियम कार्बोनेट, ये बताना तो नहीं पड़ेगा ना मुझे, H2O का 18 कैसे आया, इसका 16 + 2, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास 18, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। कुछ नहीं, आप यूनिट ग्राम पर मोल लगाना, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दिया तो वो उसके 1 मोल का मास हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दिया तो वो उसके 1 मोल का मास हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा, कैल्शियम का होता है 40 + 12 + 48, H2SO4 निकाल सकते हो, ग्राम पर मोल। यानी यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स से ये तो लिख लिया होगा, H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेटिव मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी 18, लेकिन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O 18 AMU, मास ऑफ 1 मोल यानी कितने, Na नंबर ऑफ H2O, कितने Na नंबर ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2O बोलोगे, मोलर मास ऑफ H2O इसकी यूनिट क्या होगी, ये देख लीजिए, बहुत बेसिक सी सारी बातें मैंने आपको यहां बताई। ये डिफरेंस कब एएमयू लगेगा, कब ग्राम लगेगा, एएमयू लगाने का क्या मतलब होता है, ग्राम लगाने पर क्या मतलब होता है। अब जब आप बोलते हो 1 मोल, अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O है, इसका मतलब मैंने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी। अच्छा बताओ, मैंने जैसे बोला 1 मोल H2O, दिमाग में क्या आया, आपके दिमाग में क्या आया, मतलब बहुतों के दिमाग में आएगा कि यार 1 मोल H2O मतलब पानी कितना है, 18 ग्राम। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में होगा 1 मोल H2O मतलब Na मॉलिक्यूल है। यानी मोल भी एक तरीका है क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने का, लेकिन इससे एक तीर से दो शिकार होते हैं। एक तीर से दो शिकार, इससे आपको मास भी पता चलता है और नंबर्स भी पता चलते हैं। एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, मास भी पता चलता है। और दिमंत श्रीवास्तव ने कहा सर फर्स्ट टाइम इतना क्लियरिटी से कुछ समझा है, समझ में आई मेरी बात, वाह बहुत बढ़िया। कमेंट्स तो देखो बहुत सारे आ रहे हैं, सब तो मैं नहीं ले सकता। कैन वी से 1 मोल इज रिलेटेड टू, नहीं 1 मोल भी एक नंबर है, डजन भी एक नंबर है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं है नव्या। ठीक है भाई, अरबाज बेटा जो दिख रहा है वो सीख रहा है, ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो, रिलेवेंट बातें करो तो ही तुम्हें कुछ फायदा मिलेगा, है ना। ठीक है, ओके फिर आगे, आप किसी ने पूछा टोटल लेक्चर सिमोल्स, फिर वापस वही प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला था, वापस स्टार्टिंग से सुनना पीयूष बाबू, तब तुम्हें समझ आया। डॉक्टर के पास जाके सर ये मेरी तबियत कब तक ठीक हो जाएगी, क्या करेगा, पूरा प्लान पूछोगे तो कोई नहीं बताने वाला। फोकस जो कर रहा हूँ, जो बताया जा रहा है उस पर करो। तो यानी डिफरेंस समझ में आना चाहिए जल्दी से। ये देखो 18 एमयू 18 ग्राम, ये सब तो कब ग्राम लगाना है, ग्राम लगाने से क्या होगा, एमयू लगाने से क्या होगा, वो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें देखो मैंने सब बताई, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो इसको बोलोगे ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ध्यान रखना छोटी छोटी बात। चलो इसमें एक तो अब यहां पर
चलो वैसे आज का टाइम हो गया तो इससे मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। तो पहली क्लास थी हमारी आज की, देखता हूं मैं कुछ होमवर्क जो है, जस्ट अ मिनट। चलिए आपको शीट मिली है क्या? कमेंट बंद हो गए मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं। शीट मिली है क्या? देखो आपके उस पर शीट मिली होगी, उसमें एक्सरसाइज 1, शीट में एक्सरसाइज 1, और इस एक्सरसाइज 1 में बहुत सारी डीपीपीज है, तो उसमें से आपको डीपीपी नंबर 1 करनी है, 1 करनी है केवल। बहुत आसान है, मात्र 10 क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कोई कहते मेरे से तो सर 10 मिनट में हो गई, कोई कहते 15 मिनट में हो गई, कोई 5 मिनट भी बोल सकता है, इससे ज्यादा नहीं है, बट फिर भी करो। पॉइंट इज जो क्लास में पढ़ाया है उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आएगा। मिली है या नहीं मिली पहले बताओ, किसी ने बोला मिली है, किसी ने नहीं मिली, ऐसा बोला हुआ है, ये कंफ्यूजन आपका जो ऐप है उसी में ये सारी चीजें होती है। मैं अभी और इंश्योर कर दूंगा कि आपको वो मिले, ठीक है। इसी के अंदर शीट एक्सरसाइज 1 और उसी के अंदर समझ रहे हो, अलग से डीपीपी नहीं मिलेगी। मॉल कॉन्सेप्ट की शीट, मॉल कॉन्सेप्ट जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है सबको देख लेना। थ्योरी होगी, थ्योरी के बाद उसमें आगे इनिशियली शीट में थ्योरी है, एक्सरसाइज 1, उस एक्सरसाइज 1 में डीपीपी नंबर 1, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। एक सेकंड रुको थोड़ा और। जस्ट अ मिनट, एक खोल नहीं तो ऐसे अंदर चले जाओ ना, हाँ खोलो, आईटी स्कूल का खोलो। वेट करो भाई, किसी ने कहा शीट मिल गई, यहाँ खोल रहे होंगे, ठीक है। ये ना ये रखो यार, ये थोड़ी पहले वाली क्लास में ना 2-3 स्लाइड्स जो ना इससे रिलेवेंट है, बता रहा हूँ बेटा ऐप में कहाँ मिलेगी। हाँ इसी में से दिखा दो, नहीं होगा ना तो आगे अलग होगा क्या? नहीं वो तो मत, इसी में से इसको खोलो, बस इसी में से दिखा दो, दिखाओ। देखो ऊपर आपका जो ऐप होता है ना, उस ऐप में ऊपर ही ऊपर लिखा होता है आप लाइव क्लास, उसके आगे नोट्स और उसके आगे डाउनलोड्स, हाँ या ना। ये से 3 टैब बने होते हैं, लाइव क्लास, नोट्स और डाउनलोड्स, है ना, ये 3 चीजें। ये ढूंढ लेना, इसके अंदर आपको वो शीट मिलेगी, इसके अंदर आपको वो शीट मिलेगी। शीट में इनिशियली थ्योरी है, फिर ढूंढोगे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 के अंदर डीपीपी नंबर 1, केवल 10 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। चलिए जी, बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वेंसडे वाली मेरी क्लास नहीं होगी, मैं बाहर हूँ, कोटा में नहीं हूँ, तो वेंसडे वाली क्लास मेरी नहीं होगी, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फ्राइडे को। फ्राइडे को हम वापस से मिलेंगे, ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं फ्राइडे को, देख लेंगे।